घने जंगलों के बीच एक गांव है। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। मर्द यहाँ के अपनी छाती और चेहरे पर गुदवाते हैं स्याही। कोई फैशन नहीं है, हर लकीर एक कहानी कहती है, एक सबूत है इस बात का कि उन्होंने कितनी जानें ली। यहाँ इज्जत पैसे से नहीं मिलती, ज़मीन जायदाद से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है ख़ास चीज़ लाने से, वो चीज़ जिसे पाने के लिए ये मीलों पैदल चलते हैं, दूसरे गांव, दूसरे कबीलों पर हमला करते हैं और जब वापस आते हैं तो पूरा गांव जश्न मनाता है। वो ट्रॉफी क्या है? वो है इंसान का कटा हुआ सर। एक ज़माना था जब भारत के पूर्वोत्तर में हेड हंटिंग अपराध नहीं बल्कि धर्म था, जहां इंसान की जान लेना फसल अच्छी होने की गारंटी माना जाता था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे भारत के नागालैंड के हेड हंटर्स की कहानी। हिंदुस्तान का आप नक्शा देखेंगे तो पूरब में म्यांमार की बॉर्डर के पास ऐसे पहाड़ नहीं दिखेंगे आपको जैसे मसूरी या शिमला में है। वहां की पहाड़ियां ऐसी हैं जैसे आरी के दांत होते हैं ना, सॉ टूथ रिजेस कहते हैं। ये हैं नागा हिल्स। सदियों तक ये इलाका एक ब्लैक होल की तरह था। मुगल फौज यहां तक आई लेकिन इन जंगलों में खो गई। असम के अहोम राजाओं ने कोशिश की लेकिन इन पहाड़ियों ने उन्हें रोके रखा। ये एक नेचुरल किला था जिसने नागाओं को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया था। अगर आप किसी पुराने नागा वॉरियर की तस्वीर देखें तो आपको कुछ अजीब दिखेगा। वो हजारों फीट की ऊंचाई पर घने पहाड़ों पर रहते थे, घने जंगलों वाले। समंदर जहां से हजारों मील दूर था, लेकिन उनकी ड्रेसेस को आप देखिए, उनके बाजूबंद, उनके गले के हार, सब कुछ कौड़ियों और शंख से बना हुआ है। अब पहाड़ के लोग समंदर के गहने क्यों पहनते थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि नागा मूल रूप से पहाड़ी पर बसने वाले कबीले नहीं थे। उनकी जड़ें प्रशांत महासागर के द्वीपों से जुड़ी हो सकती हैं। शायद इंडोनेशिया या मलेशिया के रास्ते वो हजारों साल पहले भटकते हुए बर्मा के रास्ते आए और हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों में बस गए और अपने साथ लाए समंदर की यादें। इसलिए एक नागा वॉरियर के लिए वो कौड़ियाँ सिर्फ सजावट नहीं थी, वो उनकी पुरानी पहचान का सबूत थी। नागा हिल्स हमेशा बाकी दुनिया से कटे रहे। लंबे वक्त तक इस ट्राइबल दुनिया में ना कोई राजा था, ना कोई पुलिस, ना कोई लिखित कानून, है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो गवर्न करती हो। सिर्फ गांव थे और हर गांव अपने आप में एक अलग देश की तरह था। दुनिया में सभ्यताओं का उदय हमेशा नदियों के किनारे हुआ, नील के किनारे, सिंधु के किनारे, गंगा के किनारे। क्यों? नदियों से पीने का पानी मिलता था, खेती हो सकती थी, इसलिए बड़े शहर भी नदियों के किनारे बसे। लेकिन नागा कबीलों ने एक मुश्किल चुनाव किया। उन्होंने नदियों के किनारों की जगह पहाड़ों की चोटियों को अपना घर बनाया, क्योंकि ये वॉरियर ट्राइब्स थी, कोई भी कहीं से भी हमला कर सकता था। इसलिए हर गांव अपने आप में एक किला बना। इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर बसने का लॉजिक ये था कि दुश्मन फौज को दूर से देखा जा सके। गांव के चारों तरफ लकड़ी की ऊंची दीवारें होती और उन दीवारों के बाहर जमीन में नुकीले बांस गाड़े जाते जो किसी भी हमलावर के पैर के आर पार हो सकते थे। ये डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि सदियों तक कोई बाहरी ताकत इसे भेद नहीं पाई। स्पेशली जब तक कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सलाहियत नहीं आ गई इंसान के पास, तब तक तो कोई नहीं जा पाया। अंग्रेज आए तो उन्होंने नागालैंड को एक एक्सक्लूडेड एरिया बनाया। क्यों, क्या, कब, ये सब आगे बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि जब बाकी भारत में रेलवे आ रही थी, स्कूल खुल रहे थे, नागा अपनी उसी पुरानी दुनिया में रह गए। उनकी सदियों पुरानी परंपराएं जो शायद बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर ख़त्म होती या बदलती, वो लाइन सिस्टम की वजह से जिंदा रह गई जो अंग्रेज लेके आए। और उन्हीं परंपराओं में से एक थी हेड हंटिंग। हम और आप जो शहरों में रहते हैं, हमारे लिए किसी का सिर काट देना क्राइम है, लेकिन नागाओं के लिए ये क्राइम नहीं, खेती करने का एक तरीका था। कल्चरल डिफरेंस है, आप देखिए। जैसे आज एक किसान खाद डालता है ताकि फसल अच्छी हो, ठीक वैसे ही नागालैंड की कोन्याक ट्राइब के लिए इंसान का सिर उस खाद की तरह था। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, खौफनाक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे उनकी अपनी फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी का नाम था मियो।
कोन्याक लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा दो हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा है याह, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपका भूत। अब नागा ट्राइब्स को इस हिस्से से खास मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था दूसरे हिस्से से, जिसे वो मियो कहते थे। मियो का मतलब हुआ प्राण शक्ति, वो एनर्जी जिससे जीवन चलता है। और नागा ट्राइब्स का मानना था कि ये सारी एनर्जी इंसान की खोपड़ी के अंदर जमा रहती है। पहाड़ों पर जीवन बहुत मुश्किल था, कभी बारिश नहीं होती थी तो कभी फसलें सूख जाती थी, कभी पहाड़ धंसक जाता था, कभी गांव में बच्चे बीमार पड़ते थे, महिलाओं को बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती थी। जब भी ऐसा कुछ होता तो गांव के बुजुर्गों की पंचायत बैठती, उनका डायग्नोसिस साफ होता कि हमारे गांव की मियो यानी प्राण शक्ति खत्म हो रही है। इलाज क्या होगा? शक्ति खत्म हो रही है तो शक्ति लाओ, नई शक्ति लाओ। और ये नई एनर्जी कहाँ मिलेगी? किसी दूसरे इंसान की खोपड़ी में। ये एक तरह से एनर्जी हार्वेस्टिंग थी नागा ट्राइब्स के लिए, स्पेशली कोन्याक्स के लिए। जब एक योद्धा दूसरे गांव के आदमी का सिर काट कर लाता तो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं ला रहा होता, वो उस मरे हुए इंसान की सारी लाइफ फोर्स चुरा कर अपने गांव ला रहा था, ताकि उसके गांव की फसलें लहला सकें, ताकि उसके गांव के जानवर न मरें। यही वजह है कि सिर काटने को एक पवित्र काम माना जाता था, कम्युनिटी सर्विस माना जाता था। लेकिन इस कहानी में एक और पेंच है। हम सोचते हैं कि वॉरियर्स का मतलब हुआ दो मर्दों की लड़ाई, जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, तलवारें खनकती हैं और जो जीतता है वही सिकंदर। लेकिन नागा हेड हंटिंग के नियम थोड़े अलग थे। वहां सबसे ज्यादा कीमती सिर किसी ताकतवर मर्द का नहीं माना जाता था, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज या इज्जत मिलती थी एक औरत या बच्चे का सिर लाने पर। सुनने में कायरता लग सकती है, लेकिन नागाओं का लॉजिक अलग था। उनका तर्क था कि मर्द तो गांव के बाहर खेतों में या जंगलों में लड़ते मिल जाएंगे, इन्हें मारना आसान है अकेले पकड़ के। लेकिन औरतें और बच्चे गांव के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, सबसे सुरक्षित जगह पर। औरतों और बच्चों तक पहुंचने का मतलब है कि वॉरियर ने दुश्मन के गांव की पूरी सुरक्षा को भेद दिया। उसने उनके इनर सैंक्टम में घुसपैठ की, इसलिए ज्यादा हिम्मत और ज्यादा चतुराई उसने दिखाई। दूसरा कारण था वही जो हमने पहले बताया, मियो यानी एनर्जी। नागा मानते थे कि एक औरत के या बच्चे के सिर में एक मर्द के मुकाबले ज्यादा फर्टिलिटी पावर होती है। बच्चे में बढ़ने की क्षमता है, औरत में जन्म देने की क्षमता है, इसलिए उनके सिरों में खाद ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है। तो जब कोई वॉरियर किसी बच्चे का सिर काट कर लाता तो उसे क्रूर नहीं माना जाता था, उसे गांव का सबसे बड़ा हीरो माना जाता था, क्योंकि वो अपने गांव के लिए सबसे ज्यादा पावर लेकर आया है। अब सवाल यह है कि उस कटे हुए सिर के साथ क्या होता था? मेहमान जैसा सुलूक होता था। गांव का पुजारी उस कटे हुए सिर के पास आता, उसके मुंह में चावल से बनी बियर डालता, उसे खाना खिलाता और फिर उससे बातें करता। कहता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारी भाई बहन भी सबको बुलाओ यहाँ, वो भी आए, हमारी बियर पिए, हमारा चावल खाएं। अब ये मेहमान नवाजी नहीं थी। दुश्मन के सिर को खाना पीना देकर वो उसके बाकी परिवार को भी ललचाते थे, ताकि भविष्य में उसके भाई, उसके रिश्तेदार भी उसी रास्ते पर आएं और उसी भाले का शिकार बने। यानी एक सिर के जरिए पूरे खानदान को दावत दी जाती थी मरने की। ये सिलसिला रुकता भी नहीं था। फिर गांव में बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम्स होते थे, लॉग गोंग जिनको कहते थे, हम लॉग ड्रम्स भी बोलते हैं, जाइलोफोन जैसे। ये ड्रम गांव की आवाज़ थे। किसी खतरे की सूचना देनी हो या जीत का जश्न मनाता हो, इन ड्रम्स को बजाया जाता था। लॉग मतलब एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा जिसे अंदर से कुरेद दिया जाता है, हॉलो कर दिया जाता है, फिर उसको बजाते हैं। लेकिन एक नया ड्रम तब तक नहीं बजाया जा सकता था जब तक उसे खून न मिले। जब भी गांव में नया ड्रम बनता तो उसका उद्घाटन रिबन काट कर नहीं होता, उसका उद्घाटन होता था एक ताज़ा कटे हुए सिर से। ये एक पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन ये सिस्टम हजारों सालों तक ऐसे ही नहीं चला। ये सिस्टम इसलिए भी चला क्योंकि वो अलग थलग थे। पहाड़ों ने उन्हें बाहरी दुनिया से बचा कर रखा था। उनकी अपनी अलहदा दुनिया थी, अपने नियम थे, अपने देवता थे। लेकिन फिर हवा का रुख बदला भी। 1820 का दशक आया। भारत के नक्शे पर एक नई लकीर खींची जा रही थी। तब अंग्रेज भारत में फैल चुके थे, लेकिन उनका ध्यान इन घने जानलेवा जंगलों पर था नहीं। उन्हें इन पहाड़ियों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था डर। लेकिन फिर एक खोज हुई, एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया का नक्शा एक और बार बदला, और नागालैंड की किस्मत भी। वो खोज थी चाय। असम के मैदानी इलाकों में अंग्रेजों को जंगली चाय के पौधे मिल गए। अब अंग्रेजों के दिमाग में मुनाफा चमकने लगा, क्योंकि उनको पहले चीन से चाय खरीदनी पड़ती थी, उस वजह से नुकसान भी होता था। जब असम में मिल गया तब आया आइडिया।
उन्होंने जंगल काटने शुरू किए, फिर बड़े बड़े टी गार्डन्स बनाए, टी एस्टेट बने, हजारों मजदूर काम पर लगाए। लेकिन फिर एक दिक्कत भी आई। ये चाय के बागान उन पहाड़ियों के ठीक नीचे थे जहां हमारे हेड हंटर्स रहते थे। नागाओं ने नीचे देखा, पहाड़ियों से नीचे। उन्हें लगा कि कोई उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, कोई उनके जंगलों को काट रहा है, और फिर शुरू हुआ रेड्स का सिलसिला, छापेमारी। नागा वॉरियर्स नीचे आते, चाय के बागानों पर हमला करते और अपने साथ कुछ मजदूरों या मैनेजर्स के सिर काट कर ले जाते। मैनेजर टी गार्डन में, टी एस्टेट में मैनेजर एक बहुत बड़ा पद होता है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह। उस पुराने सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। उनके लिए ये शिकार था, उनके देवताओं के लिए तोहफा था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए बिजनेस का नुकसान था। अंग्रेज़ों ने जवाब में एक स्पेशल फोर्स बनाई, कछार लेवी, जिसे बाद में कहा गया असम राइफल्स। असम राइफल्स का शुरुआती काम यही था, चाय के बागानों को इन खून के प्यासे कबीलों से बचाना। और यहीं से शुरू हुआ सो कॉल्ड सभ्यता और परंपरा का टकराव। अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत के दम पर शांति स्थापित करने की कोशिश की। एक फरमान जारी किया कि आज से हेड हंटिंग बंद। अब अंग्रेज़ों को लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हत्याएं रोक दी, लेकिन नागाओं के लिए शांति नहीं थी, ये कयामत थी। याद कीजिए, अगर सिर नहीं आएगा तो मियो भी नहीं आएगी, और अगर मियो नहीं आएगी तो फसलें कैसे होंगी। तो जब हेड हंटिंग पर बैन लगा तो नागालैंड के गाँव में एक अजीब सा स्पिरिचुअल क्राइसिस आया। लोग परेशान हो गए, उन्हें लगा कि अब देवता नाराज हो जाएंगे। तब उन्होंने जुगाड़ निकाला। उन्होंने लकड़ी के सिर बनाने शुरू किए। कभी कभी जानवरों के सिर, जैसे बंदर या गाय के सिर का इस्तेमाल किया जाने लगा। वो जानवरों के इन सिरों को या फिर लकड़ी के बने इंसानी सिरों को गांव में लाते, वैसी ही रस्में करते, उन्हें बियर पिलाते। लेकिन गांव के जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, वो बहुत खुश नहीं थे। वो कहते थे कि इन लकड़ी के सिरों में वो बात नहीं है, इनमें वो पावर नहीं है, मियो नहीं है। अब संयोग देखिए, जैसे ही अंग्रेजों ने हेड हंटिंग बंद कराई और सड़कें बनानी शुरू की, गांव में महामारी फैलने लगी, क्योंकि बाहर से कांटेक्ट हुआ। हैजा आया, चेचक आया, यौन रोग आए, और ये बीमारियां उन सड़कों के रास्ते ही आईं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। लेकिन नागाओं को क्या लगा? उन्हें लगा कि हमने सिर काटना बंद कर दिया, इसलिए हमारे देवता हो गए हैं नाराज। इस दौरान दोनों संस्कृतियों के बीच जो गलतफहमियां थी, वो कभी कभी बहुत ही दिलचस्प और कभी कभी बहुत ही डरावनी होती थी। एक बड़ी दिलचस्प बात है 1930 के दशक की। एक ब्रिटिश महिला थी, उर्सुला ग्राहम बॉवर। नागालैंड में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी, और उसके साथ हमेशा एक नागा बॉडीगार्ड चलता था, तगड़ा टैटू वाला बॉडीगार्ड। एक बार ये लोग जा रहे थे कलकत्ता, ट्रेन खचाखच भर गई थी और पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उर्सुला को तो सीट चाहिए। उसके नागा बॉडीगार्ड ने फिर दिमाग लगाया, वो ट्रेन के डब्बे में चढ़ा और वहाँ बैठे हुए सो कॉल्ड सभ्य पढ़े लिखे बंगाली भद्रलोक को घूरा, और अपनी टूटी फूटी भाषा में उसने अफवाह फैलाई कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक आदमखोर आदमी हूँ, मुझे आज इंसान का मांस खाने की तलब लगी है। अब इतना सुना उन लोगों ने उस नागा वॉरियर से, और पूरा डिब्बा खाली हुआ। सब लोग उतरे और फिर वो नागा बॉडीगार्ड और उनके मेम साहब पूरी सीट पर फैलकर सो कर आए। एक और कहानी है 1950 के दशक की। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कदम रखा ही था। अजीब घटना हुई। एक गांव की स्कूल टीचर होती थी सुबोंग लेमला। इसको पकड़ लिया गया, घसीटा गया, और फिर एक पॉलिटिकल ऑफिसर जो खुद को सभ्य सरकार का नुमाइंदा मानता था, उसने वो किया जो शायद किसी हेड हंटर ने भी ना किया हो। उस ऑफिसर ने उस टीचर को जिंदा स्कैल्प किया, यानी उसके सिर की चमड़ी और बाल उतारे और फिर उसका सिर काट दिया। वजह वजह कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं थी। उस ऑफिसर ने कहा कि वो उसके लंबे बालों से एक पवित्र धागा बनाएगा गुड लक के लिए। नागा कबीलों में चली हेड हंटिंग की प्रथा सिर्फ कबीलों तक सीमित नहीं रही। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों को लगा कि नागा लोग बहुत तगड़े हैं, मेहनती हैं, क्यों ना इन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जाए। फ्रांस की खाइयों में लड़ने के लिए 2000 नागा सिपाहियों को भेजा गया। ये साल था 1916। लेबर कोर का हिस्सा बनाकर यूरोप गए थे लोग। लेकिन वहाँ एक समस्या खड़ी हुई। जब नागाओं ने खाइयों में दुश्मन जर्मन सिपाहियों को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि ये तो हेड हंटिंग का सबसे शानदार मौका, इतने सारे दुश्मन हैं, इतने सारे सिर हैं। अंग्रेज अफसर घबरा गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सैनिक दुश्मनों के सिर काटकर अपने बेल्ट पर लगा लें, वो और क्राइम होता। तो फिर वहाँ एक अजीब समझौता हुआ। अंग्रेज ऑफिसर्स ने नागाओं से कहा कि देखो, तुम सिर नहीं उतारो, लेकिन तुम्हें खाली हाथ भी नहीं आना है। अब मजेदार बात यह थी कि जो जर्मन सैनिक होता था उस जमाने में जो हेलमेट पहनता था उसके ऊपर एक स्पाइक लगा होता था। अंग्रेजों ने कहा कि तुम सिर मत लाओ, तुम बस वो स्पाइक्ड हेलमेट ले आओ, हम उसे ही ट्रॉफी मानेंगे।
और इस तरह फ्रांस के युद्ध के मैदानों में एक अजीब खेल चला। जहां बाकी दुनिया जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ रही थी, वहां नागा वॉरियर्स हेलमेट्स जमा कर रहे थे। लेकिन क्या वो खुश थे? युद्ध खत्म हुआ, 1918 आया, नागा वापस अपने पहाड़ों में आए, लेकिन उनके अंदर एक कसक रह गई। एक अंग्रेज अफसर J.H. हुटन ने अपनी डायरी में एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत को नोट किया। एक नागा जो फ्रांस से लौटा था, उसने हटन से पूछा कि साहब, क्या कोई और लड़ाई बची है? क्या हम कहीं और जा सकते हैं? हटन ने पूछा, क्यों भाई, लड़ने क्यों जाना चाहता है? उस नागा ने जवाब दिया कि वहाँ फ्रांस में हमें मज़ा नहीं आया, मैं एक आदमी को काटना चाहता हूँ। आई बैडली वॉन्ट टू कट अ मैन, ऐसा लिखा है। नागाओं को पहले विश्व युद्ध में तो ये मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में चीज़ें बदली। पहले विश्व युद्ध में नागा दुनिया के पास गए थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध चलकर उनके पास आया था। साल था 1944। जापानी सेना बर्मा के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी और उनके रास्ते में खड़ी थी नागालैंड की वही सॉ टूथ रिजेस। कोहिमा में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ द टेनिस कोर्ट कहा जाता है। एक तरफ ब्रिटिश फौज, दूसरी तरफ जापानी फौज और बीच में एक टेनिस कोर्ट। ये टेनिस कोर्ट वहाँ के DC यानी डिप्टी कमिश्नर के बंगले का था। हफ्तों तक दोनों सेनाएं इस टेनिस कोर्ट के आर पार लड़ती रहीं। इतनी पास थी कि एक दूसरे को गालियां देती थी तो सुनाई आता था। एक तरफ से ग्रेनेड चलते थे जैसे टेनिस बॉल फेंकी जाती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में नागा क्या कर रहे थे? नागास कंफ्यूज थे। कुछ नागा अंग्रेजों के वफादार थे, उनके लिए काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, लड़ भी रहे थे, घायल सिपाहियों को ढो रहे थे। लेकिन कुछ नागाओं को लगा कि ये एक मौका है। उन्होंने जापानी सेना का साथ दिया क्योंकि सोचते थे कि अगर जापानी जीतते हैं तो शायद उन्हें अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी। और इनमें सबसे प्रमुख नाम था AZ फिजो का, जो बाद में नागालैंड की आज़ादी की मांग का सबसे बड़ा चेहरा बने, है ना। उन्होंने ही सबसे पहले सो कॉल्ड आज़ादी की घोषणा की थी। लेकिन फिजो की पॉलिटिक्स एक तरफ, ज़्यादातर नागाओं के लिए ये युद्ध भी एक शिकार का मैदान ही था। भले ही अंग्रेज़ों ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि हेड हंटिंग नहीं करनी है, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जा पाती। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि जब लड़ाई ख़त्म होती या रात होती तो नागा वॉरियर्स युद्ध के मैदान में जाते, जापानी लाशों को लूटते, और लूटते सिर्फ हथियार या पैसे नहीं, कई जापानी सैनिकों के सिर फिर गायब मिलते जब सुबह देखा जाता। युद्ध का एक और गहरा असर हुआ। अब तक नागालैंड में अलग अलग कबीले थे, कोन्याक थे, आओ थे, अंगामी थे, है ना, चाकेसांग थे। कई आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने दो बड़ी महाशक्तियों को लड़ते हुए देखा, जब उन्होंने देखा कि टैंक और हवाई जहाज क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज गोरा जो साहब है वो भी डरता है, वो भी भागता है, खून से लथपथ होता है, तो उनका वो भ्रम टूट गया कि गोरा आदमी अजेय है। विश्व युद्ध की आग ने उन अलग अलग कबीलों को पिघलाकर एक नई पहचान दी फिर, जिसे कहा गया नागा। उन्हें समझ में आ गया कि अगर बचना है तो एक होना पड़ेगा, और ये नागा राष्ट्रवाद यानी नागा नेशनलिज्म की शुरुआत थी। युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेज चले गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन नागालैंड के जंगलों में शांति नहीं आई। एक तरफ भारत सरकार थी जो चाहती थी कि नागालैंड हिंदुस्तान का हिस्सा बना रहे, दूसरी तरफ फिजो जैसे नेता थे जिन्होंने कहा कि हम भारतीय नहीं थे, नहीं हैं, इतिहास अलग है, कभी सेंट्रली हम एडमिनिस्टर हुए ही नहीं, गांधी ने प्रॉमिस किया था, ऐसे ये सब उनके दावे हैं। तो उनका कहना था कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना वहाँ पहुँची और जवाब में नागालैंड के युवाओं ने फिर हथियार भी उठाए। कल तक जो मोरुंग यानी जहाँ युवा लड़के इकट्ठा रहते हैं, अनुशासन और खेती सिखाते थे, अब वो गुरिल्ला वॉरफेयर के ट्रेनिंग सेंटर बने। तलवार की जगह AK-47 आई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव चेहरे पर आया। याद है आपको वो टैटू जो सिर्फ एक हेड हंटर के चेहरे पर हो सकते थे? उसकी वीरता के सबूत थे। आज के दौर में वो टैटू लगभग गायब हो चुके हैं, सिर्फ कुछ बहुत बूढ़े लोगों के चेहरों पर वो दिखेंगे। एक लुप्त होती दुनिया की आखिरी निशानी है। लेकिन कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है। आजकल कुछ नागा युवा फिर से टैटू बनवा रहे हैं, लेकिन किसी को मारने के बाद नहीं, बल्कि एक प्रोटेस्ट के तौर पर। एक सीन इमेजिन कीजिए जो बहुत जगह हुआ भी है, क्या पता आपने देखा भी हो। दिल्ली का कोई कैफ़े, वहाँ एक नागा लड़का वेटर है, लोग उसे चिंकी कह देते हैं, चिढ़ाते हैं, उसे बाहरी समझते हैं, और वो लड़का अपनी पहचान वापस पाने के लिए अपने चेहरे पर वही पुराने हेडहंटर टैटूज बनवाता है। अब वो किसी का सिर नहीं काट रहा, लेकिन वो उस टैटू को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसी दुनिया में जो उसे अपना नहीं मानती। हेड हंटिंग पे ये शानदार एपिसोड लिखा था अलिफ लैला का रवि सुमन और कमल ने, और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाम।